हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो क्या हाल है? तो बच्चे हम लोग है ना प्रीवियस लेक्चर में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी स्टार्ट किए थे। ओके, और हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में कुछ एक्सटेंट तक आगे बढ़ चुके थे। दैट इज उसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे इक्वल टू एच न्यू या इक्वल टू एन एच न्यू, एन नंबर ऑफ फोटोन था, एच प्लैंक कांस्टेंट था, ठीक है ना, सी स्पीड सॉरी न्यू फ्रीक्वेंसी था। हम उस पर कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन भी किए थे। ठीक है, आज की क्लास में हम है ना प्लैंक्स के कुछ और भी अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, देन हम लोग है ना मूव कर जाएंगे टुवर्ड्स पार्टिकल नेचर ऑफ वेव, दैट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड आफ्टर देन हम लोग करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, क्योंकि जो वेव नेचर ऑफ है ना लाइट है, जैसे कि आपको है ना इंटरफेरेंस था, रिफ्रैक्शन था, रिफ्रैक्शन था, रेयर फ्रैक्शन था, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको फिजिक्स में पढ़ने हैं। जहां पे आप लोग लाइट एक चैप्टर है ना ऑप्टिक्स, प्लस टू में जाओगे ना तो एक चैप्टर वहां पे ऑप्टिक्स था, वो तो आप लोग है ना 10th में करके आए होंगे, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, वहां पे लाइट चैप्टर है आपको। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको है ना एलिमेंट्री आइडिया होगा भी, रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, इसका आपको आइडिया होगा भी। ठीक है, बट इसका जो डिटेल स्टडी है आप लोग फिजिक्स में करोगे प्लस 2 क्लास में। ठीक है, बट जो पार्टिकल नेचर ऑफ वेव है वो हमें करना है। ठीक है, दैट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, तो जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसमें न्यूमेरिकल्स बनते हैं, बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल्स बनते हैं, बट इन केस ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन वो न्यूमेरिकल्स बनता नहीं, सिंपल सा थ्योरेटिकल टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी है उसके कुछ 3-4 क्वेश्चंस करने के बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे क्या, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखना फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखना ए फोटोन ऑफ 300 नैनोमीटर, ए फोटोन हैव 300 नैनोमीटर वेवलेंथ, a photon have 300 nanometer wavelength, it absorbed by a gas 300 nanometer wavelength, a photon have 300 nanometer wavelength absorbed by a gas and then re-emitted, absorbed by a gas and then re-emitted 2 photon TWO and then re-emitted 2 photon TWO, 2 photon, one photon having wavelength 760 nanometer, one photon having wavelength 760 nanometer, having wavelength 760 nanometer, then what is the wavelength, then what is the wave number, then what is the wave number of second photon, then what is the wave number of second photon। देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि कोई गैस क्या किया, एक फोटोन को क्या किया, अब्जॉर्ब किया, और उसको एब्जॉर्ब करने के बाद ना वो 2 फोटोन निकाल रहा है। एक फोटोन का आपको वेवलेंथ दिया हुआ, दूसरे फोटोन का आपको वेव नंबर फाइंड करना है। इट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल आप वेवलेंथ फाइंड करो। जब तक आप लोग वेवलेंथ फाइंड नहीं कर पाओगे आप वेव नंबर नहीं फाइंड करोगे, क्योंकि पता है वेव नंबर इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ वेव, पता ना वेव नंबर क्या होता है, 1/λ। क्या था, वही था ना, 1 पर मीटर कितना वेव है या पर सेंटीमीटर कितना वेव है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेव नंबर बोलते हैं, उसी को बोलते हैं वेव नंबर ना। तो वेव नंबर के लिए हमें कम से फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लैम्डा चाहिए, दैट इज हमें वेवलेंथ चाहिए। देखो यदि हम थोड़ा सा इसको है ना पिक्चराइज करें, तो सपोज यहाँ पे कोई गैस है, ये गैस क्या किया, एक लैम्डा जो गेन किया, जो एब्जॉर्ब किया, उसका जो वेवलेंथ है वो 300 नैनोमीटर है। कितना है, 300 नैनोमीटर है। अब जो ये री इमिट किया, मतलब यहां से 2 लैम्डा इमिट हो रहा है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 मान लो इमिट हो रहा है। एक लैम्डा कितना है, 760 नैनोमीटर है। कितना है, 760 नैनोमीटर है। तो सेकेंड जो लैम्डा है वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको निकालना पड़ेगा, बट हमें लैम्डा नहीं बोला है, हमें क्या बोला है, फाइंड वेव नंबर ऑफ सेकेंड फोटोन। तो हमें ऑप्शन है ए बी सी एंड डी। तो मेरे पास जो ऑप्शन है वो है, फर्स्ट है 1 × 10⁻⁻⁻ मीटर,
सेकेंड है 2.02 इंटू कितना 10⁻³ मीटर। थर्ड है मेरे पास है ना 5.01 इंटू 10⁻⁻4 मीटर इनवर्स। एंड लास्ट इज नोटर, लास्ट वन इज नोटर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो वेव नंबर तो बाद निकालेंगे, पहला काम क्या है वेवलेंथ फाइंड करना। पहला काम क्या है वेवलेंथ फाइंड करना। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आप समझ गए हो, क्वेश्चन समझ गए हो, नोट कर लियो, अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। ठीक है, ओके। देखो अच्छा क्या था क्वेश्चन ना, क्वेश्चन क्या था कि हमें निकालना है वेव नंबर, तो हम क्या बोले हमें पहले चाहिए वेवलेंथ। अब बताओ एनर्जी कंजर्वेशन पता है ना, एनर्जी कंजर्वेशन जितना एनर्जी गेन करता है उतना एनर्जी क्या रिलीज करता है। एनर्जी के नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। इट मींस जो एनर्जी ये गेन कर रहा है उतना एनर्जी क्या करेगा, उतना एनर्जी क्या करेगा इमिट करेगा, उतना ही करेगा एनर्जी बेटा। इट मींस जो एनर्जी गेन किया, एनर्जी गेन या एब्जॉर्ब इज इक्वल टू एनर्जी क्या करेंगे इमिट। पता डाउट है किसी का, जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया है उसी को क्या करेगा ना वो इमिट करेगा, उसी को बाहर निकालेगा। अब जो एनर्जी गेन के एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है एच सी बाय लैम्डा या एच न्यू। एनर्जी इक्वल टू क्या होगा एच न्यू या एच सी बाय लैम्डा। हमें फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ है, हमें वेवलेंथ दिया हुआ है, तो हमें काम कहां करना होगा वेवलेंथ में काम करना होगा। एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा 1 प्लस एच सी ओवर लैम्डा 2। मतलब किसी को डाउट है यहां तक, डाउट है किसी को यहां तक। एनर्जी क्या किया, जो गेन किया वो एनर्जी क्या करेगा इमिट करेगा। तो हम अब बस अब देखो यहां से तो आपका इतना कॉमन सेंस काम कर ही जाएगा ना कि एच सी को हम क्या करेंगे हटाएंगे, बिकॉज एच और सी कांस्टेंट आता है। एच और सी क्या है कांस्टेंट आता है, दैट इज 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा 1 प्लस 1 बाय लैम्डा 2। बोला होता 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा 1 प्लस 1 बाय लैम्डा 2। तो 1 बाय लैम्डा दैट इज 1 बाय 300, 1 बाय 300 इज इक्वल टू 1 बाय 760 प्लस 1 ओवर लैम्डा 2। डाउट है बस वैल्यू पुट किए, यहां तक कोई डाउट है। हमें निकालना है वेव नंबर। तो बच्चे देखो हमें वेव नंबर के फॉर्म में बना हुआ इक्वेशन, हमें जो इक्वेशन है ना वो ऑलरेडी वेव नंबर के फॉर्म बना हुआ पता है ना। 1 बाय लैम्डा क्या होता है वेव नंबर, 1 बाय लैम्डा क्या होता है वेव नंबर, बताओ किसी को डाउट है। 1 बाय लैम्डा क्या होता है वेव नंबर, दैट इज 1 ओवर लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1 ओवर 300 माइनस 1 बाय 760, 1 बाय 760। तो अब इसको सॉल्व करो बच्चे, तो 760 माइनस कितना 300 ओवर 760 इंटू कितना 300। बस इसको मुझे सॉल्व करना है, बस इसी को सॉल्व करना है, वही नंबर फाइंड हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चे तो आने वाला है 1 बाय लैम्डा 2 इज इक्वल टू 460, यस 460 ओवर, इसको करो सॉल्व 18 228 और पे जीरो कितना है 0, इसको हटा देंगे 46 बाय कितना 228 इंटू 10 पावर माइनस 2, 10 माइनस 2। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, कुछ बनना है इक्वेशन, देख लो 228 में हम 46 से डिवाइड करें। ठीक है, तो कितना बनने वाला है 40 से 246 में हम कितने से करें 46 46 डिवाइड करना है, 2 कितना 228 से डिवाइड करना है, डेसिमल लगा दें 2 टाइम्स करो कितना होगा 16। ठीक है, दोनों 5 और दोनों 4। ठीक है 4 यानी 2 पॉइंट समथिंग आने वाला है। ठीक है 2 पॉइंट समथिंग 0 पॉइंट समथिंग ना 0.2 समथिंग आएगा, 0.2 समथिंग। हाँ ये ऑप्शन देखो तो, क्योंकि -2 है ना, यदि -2 है यहाँ पे तो उसको क्या करोगे -3 बनाओगे ना, -3 बनाना पड़ेगा ना, तो ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो अब है ना सिंपल सा क्वेश्चन था, बस यहाँ पे हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाए, यहाँ पे हम लोग क्या लगाए एनर्जी का ही कंजर्वेशन लगाए, बाकी कुछ नहीं यहाँ पे, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा डाटा है। ठीक है, समझ आया, नोट करो। ठीक है बच्चे, सिंपल सा क्वेश्चन एनर्जी कंजर्वेशन लगाए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है ना प्लेन्स क्वांटम थ्योरी का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, अच्छा क्वेश्चन है कर लो, बस लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन,
कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन, calculate wavelength of the radiation which could cause, calculate wavelength of the radiation which could cause the photo dissociation, which could cause COU heard it, cause photo dissociation of chlorine molecule, photo dissociation of chlorine molecule, photo dissociation of chlorine molecule with Cl bond energy, मतलब Cl का bond energy with Cl bond energy is equal to 243 kilojoule per mole. With Cl bond energy, Cl bond energy 243 kilojoule per mole, 243 kilojoule per mole. हमें निकालना है wavelength of the radiation, हमें निकालना है wavelength of the radiation, और मेरे पास ऑप्शन है A, B, C and D. ऑप्शन है मेरे पास 480 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर, 490 नैनोमीटर एंड नोट 490 है, 500 है, 500, 490 नोट। देखो क्वेश्चन वो सिंपल सा है, मतलब क्लोरीन का कोई मॉलिक्यूल है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, उसका करना है फोटो डिसोसिएशन। फोटो डिसोसिएशन का मतलब है फोटोन के प्रेजेंट में या फोटोन की प्रेजेंस में उस मॉलिक्यूल को ब्रेक करना है, फोटो डिसोसिएशन। दैट इज फोटोन के प्रेजेंस में उसका हमको करना है डिसोसिएशन। क्या करना है? इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोन उसका होगा डिसोसिएशन। तो जो डिसोसिएशन होगा, देखो एनर्जी कुछ लगेगा, उस एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग क्या वेवलेंथ है बच्चे, हमें वो फाइंड करना है। उस एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग क्या वेवलेंथ है वो हमें फाइंड करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस रिप्रेजेंट देखो करो कैसे करोगे, थोड़ा ट्राई करो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्राई करो, देखो ठीक है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यदि बॉन्ड एनर्जी के यूनिट को देखोगे ना तो किलोजूल पर मोल है। क्या है? किलोजूल पर मोल। ठीक है। अब हम सपोज हम लोग क्या बोले कि Cl बॉन्ड है, यहां पे कोई फोटोन आया होगा, इसका होगा डिसोसिएशन, इसका होगा डिसोसिएशन। क्या होगा? डिसोसिएशन। अब हम आपको बताए थे, आपको याद होगा, वन फोटोन का मतलब एक पार्टिकल्स, वन फोटोन इज टर्म्ड एज वन पार्टिकल्स। ठीक है। तो अभी बच्चे हमें जो एनर्जी दिया हुआ है वो पर मोल का दिया हुआ है, मतलब जल्दी से है ना, हमें जो एनर्जी दिया हुआ है वो बॉन्ड एनर्जी पर मोल का है। यदि पर मोल का है तो हम उसको पर पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी जो मेरे पास बॉन्ड एनर्जी है वो पर मोल का है, बट वी हैव टू वर्क इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिकॉज फोटोन, वन फोटोन इज इक्वल टू वन पार्टिकल्स। अंडरस्टूड? ओके। देन बॉन्ड एनर्जी अभी जो मेरे पास दिया हुआ है वो बोलोगे वो वन मोल का कितना दिया हुआ है? 243 किलो जूल। इसको है ना, दैट इज वन मोल मतलब क्या हो गया? 6.023 इंटू 10 पावर 23 फोटोन इक्वल टू 243 इंटू कितना? 10 पावर 3 जूल। तो वन फोटोन कितना लगेगा? 243 इंटू कितना? 10 पावर 3 और कितना? 6.023 इंटू कितना? 10 पावर 23। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आने वाला है बच्चे, देखो 243 डिवाइडेड बाय 6.023, ठीक है, आएगा मेरे पास, ये आएगा 40.34 इंटू 10 पावर माइनस 20। देखो तो इतना ही आ रहा बच्चे, सबका इतना ही आ रहा ना, तो आता इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना हो जाएगा? 4.03 इंटू 10 पावर माइनस 19। देखो दोबारा, तो इतना ही आ रहा ना, एक बार चेक करना, इतना ही आ रहा ना, ठीक है। तो ये मेरे पास एनर्जी निकल गया, ये मेरे पास क्या निकल गया? एनर्जी निकल गया। किसके रिगार्डिंग? वन फोटोन के रिगार्डिंग। और हमें पता है E इज इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू। E इज इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू। ये किसका एनर्जी है? वन फोटोन का एनर्जी है। ये किसका एनर्जी है? वन फोटोन का एनर्जी है। देन क्या बोलोगे? E का वैल्यू पुट कर दो, वही करना है ना, E का वैल्यू पुट करो। हमें निकालना क्या? वेवलेंथ निकालना है। तो E इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? SC ओवर लेमडा। E इज इक्वल टू क्या लिखोगे? SC ओवर लेमडा। E पता है कितना? 4.03 इंटू 10 और कितना? माइनस 19 इज इक्वल टू
हम इसको आई थिंक सॉल्व किए हुए थे एक बार पिछले क्लास में। एससी का वैल्यू पता है ना, एच कितना है 6.62 इंटू कितना 34, सी 3 इंटू कितना 10/8। इसको ना बस आप लोग डायरेक्टली आप याद ही रख लो, कितना कितना था, कितना ही था ना 19.86 इंटू कितना 10⁻⁻26, कितना 10⁻⁻26। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पे 19.86 इंटू कितना 10⁻⁻26 और कितना लेमडा, बस सबको इसी को पुट करना है। ठीक है, तो -26 ना, -26 कितना हो जाएगा लेमडा इक्वल टू 19.86 इंटू कितना 10⁻⁻26 और कितना हो जाएगा, और होगा 4.03 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो बस इसको आपको सॉल्व करना है। 19.86 डिवाइडेड बाय 4.03, यार मेरे को 492 इंटू ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 19 पर कितना था 26, कितना हो जाएगा 9/7/16, 9/7/16 10⁻⁻19 देखो तो ये होगा ना। देन अब देखो मेरे पास, देखो इतना तो सही है, ये सही है, ये मीटर में, ये कहां पे मीटर में, ये कहां पे मीटर में, डाउट है किसी का तक। अब बट आप देखोगे ना, आपको जो बच्चे ऑप्शन दिया हुआ ना, मेरे को जो ऑप्शन दिया हुआ है वो नैनोमीटर में, वो कहां पे नैनोमीटर में, वो कहां पे ऑप्शन नैनोमीटर, एनएम दैट इज नैनोमीटर। तो हमें इस वाले वैल्यू को ना नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, हमें इस वाले वैल्यू को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है, ताकि मैं जो आंसर है वो इस फॉर्मेट में आ जाए। तो कितना होता है नैनोमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 नैनोमीटर, सॉरी 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻�9 मीटर। तो हमें इस वाले वैल्यू को 10⁻�9 के टर्म में लेके जाना है, कहां लेके जाना है 10⁻�9 के टर्म में ले जाना है। तो डेसिमल क्या करो, 2 पॉइंट ले जाओ, कितना हो जाएगा 492 इंटू 10⁻�9 मीटर, दैट इज 492, मतलब इसको लेके जाओगे यही तो है ना, कितना हो जाएगा 492 नैनोमीटर, 492। तो बच्चे ऑप्शन देखो, तो ऑप्शन मेरे को यही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे 490 है, हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन किए वहां पे, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लिया होगा, इस करके जो मैं आंसर होगा वो कितना होगा 490 नैनोमीटर। अब इसको जैसे नोट कर लो, इसको जैसे नोट कर लो। ठीक है, एक मिनट देखना चाहिए, यहाँ पे फोटो नहीं होगा, यहाँ पे इसे किसका था बोन एनर्जी, ये बोन एनर्जी आपको था किसका 1 मोल सीएल का, 1 मोल सीएल का था ना। तो अब 1 मोल सीएल का इतना था बोन एनर्जी, तो 1 ना दिस मच सीएल का, ये इतना क्लोरीन का था ना, तो 1 क्लोरीन का कितना हो जाएगा, देन 1 क्लोरीन का कितना हो जाएगा, 1 क्लोरीन का इतना हो जाएगा, 1 क्लोरीन का होगा, देन हम उसके रिगार्डिंग करेंगे। फोटो लिखा गया था, ओके। तो इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है, इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है आपको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के रिगार्डिंग, ओके, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी रिगार्डिंग इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है। ठीक है, तो अब बच्चे हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बस यहाँ पे एक ही फॉर्मूला है, उसी को हमको है ना थोड़ा बहुत घुमा फिरा के लिखना होता है, बाकी सारा कुछ क्या है सेम ही है। ठीक है, देखो तो नाम क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नाम से लग रहा है ना, देखो नाम क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब फोटो स्टैंड्स फॉर फोटोन, फोटो स्टैंड्स फॉर फोटोन, फोटो स्टैंड्स फॉर फोटोन, फोटो स्टैंड्स फॉर फोटोन, ओके। एंड इलेक्ट्रिक मतलब करंट, जहां पे हमको करंट का, इलेक्ट्रिक होता है ना, आपको क्या इलेक्ट्रिसिटी आ गया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्ट रिलेशन किससे होता है, करंट से होता है, ये होता है ना, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक है, तो नाम से फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहचान सीखो, नाम क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट इज फोटोन के प्रेजेंस में, दैट इज फोटोन के प्रेजेंस में यदि हम कहीं पे करंट जनरेट कर रहे हैं, करंट क्या करें क्रिएट करें, करंट क्या जनरेट कर रहे हैं, तो उस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो कैसे क्या सारा कुछ होता है समझेंगे पहले अच्छे से।
देखो हम क्या बोले, देखो सपोज जैसे हम कितने वहां पे रदरफोर्ड वाला एक्सपेरिमेंट, सॉरी जो जहां पर इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ था, समझना उसी चीज को। मेरे पास सपोज इस तरह का कोई इक्विपमेंट है, ठीक है, एक साइड दो साइड हम क्या किए, इलेक्ट्रोड लगा दिए, दो साइड हम क्या कर दिए, इलेक्ट्रोड लगा दिए, इसको नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, नेगेटिव है पॉजिटिव है। इस मेटल प्लेट को, यहां भी क्या है, मेटल प्लेट है, यहां भी क्या है, मेटल का प्लेट है, और यहां भी क्या है, मेटल का प्लेट है, ठीक है, मेटल इलेक्ट्रोड है, मेटल इलेक्ट्रोड, मेटल का इलेक्ट्रोड है। मतलब ये कैसे एक्ट कर रहा है, ये आपको कैथोड, ये कैसे एक्ट कर रहा है एज ए कैथोड, और ये कैसे एक्ट कर रहा है एज ए एनोड, ये कैसे एक्ट कर रहा है एज ए एनोड, ठीक है। मतलब क्या लिए हम, एक है ना ट्यूब लिए, उस ट्यूब में क्या किया हम, दो इलेक्ट्रोड लगाए, उस ट्यूब में हम क्या किए, दो इलेक्ट्रोड लगाए, दोनों क्या है, दोनों मेरे पास मेटल का इलेक्ट्रोड है, दोनों मेरे पास क्या है, मेटल का इलेक्ट्रोड है ना, किसका इलेक्ट्रोड है, मेटल का, ठीक है। तो नेगेटिव वाले प्लेट और पॉजिटिव प्लेट को क्या कनेक्ट किए, नेगेटिव इज कॉल्ड कैथोड एंड पॉजिटिव इज कॉल्ड एनोड, ठीक है। ये इक्विपमेंट है, ये क्या इक्विपमेंट है, ठीक है। अब क्या बोला, यहां से हमको करंट जनरेट करना है, करंट से मतलब क्या, यदि हम यहाँ पे चार्ज का फ्लो करा दे, यदि यहां से चार्ज फ्लो, अभी अब क्या बोलो, अभी सर्किट कंप्लीट है, अभी सर्किट कंप्लीट नहीं है, सर्किट कंप्लीट इसलिए नहीं है क्योंकि यहां बीच में क्या आपको गैप मिल गया, अभी सर्किट नहीं कंप्लीट है ना। यदि सर्किट कंप्लीट नहीं है तो यहाँ पे आपको करंट का फ्लो नहीं हो रहा होगा, मतलब यहाँ चार्ज, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है, सर्किट का इनकम्प्लीट है ना, सर्किट का वो कंप्लीट होगा जब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम यहां से क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो सर्किट क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। बट यहाँ पे सर्किट क्या है, कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो सर्किट कंप्लीट कैसे करना है, जो सर्किट है उसको में कंप्लीट कैसे करना है, ठीक है। तो अब क्या बोला समझना, अब क्या बोला, जो कैथोड वाला प्लेट है, जो कैथोड वाला प्लेट है उस पे क्या करो, उस पे क्या करो, आप सनलाइट को इंसिडेंट करवाओ। बताओ, यदि सनलाइट यहां पे इंसिडेंट होगा, कोई भी लाइट है, हम अभी सनलाइट का एग्जांपल लिए, मतलब कोई भी ईएमआर ले लो, किसी भी टाइप का आप ईएमआर ले लो, किसी भी टाइप का क्या करो आप ईएमआर ले लो, उसको मैं यहाँ पे क्या करा रहे हैं, इंसिडेंट करवा रहे हैं। जब बच्चे ये इंसिडेंट कर रहा होगा, मतलब जब यहाँ पे ये आ रहा होगा तो इसका अपना कुछ एनर्जी होगा, किसका, जो भी लाइट वहां पे स्ट्राइक कर रहा है, जो भी ईएमआर, हम एग्जांपल किसका लिए, सनलाइट का, मतलब यदि कोई भी ईएमआर इस मेटल प्लेट पे आके स्ट्राइक करेगा, इस मेटल प्लेट पे आके स्ट्राइक करेगा, तो उस मेटल प्लेट में जो भी इलेक्ट्रॉन है उसको एनर्जी मिल जाएगा, पता है ना। इनसाइड किसी भी जो है ना एटम का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन है ना, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, न्यूक्लियस उसको पकड़े रहता है, ये सब होता है कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो हम क्या बोले, मेरे पास मेटल का प्लेट है, उस पर हम सनलाइट इंसिडेंट करवाए, जो उससे हम सनलाइट इंसिडेंट करवाए ना, उस पर हम क्या किए, सनलाइट को इंसिडेंट करवाए। जब सनलाइट को इंसिडेंट करवाए तो मे बी वो सनलाइट इतना ज्यादा केपेबल है कि वो इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकाल दे। हम पढ़ेंगे कंडीशन, हर एनर्जी यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकाल पाता है, उसकी कुछ कंडीशन है, उसकी कुछ क्या है कंडीशन है, उसकी कुछ क्या कंडीशन है। तो हम क्या बोले कि जब कोई सुटेबल फ्रीक्वेंसी है ना, कोई सुटेबल एनर्जी, अभी सनलाइट का एग्जाम्पल लिए, तो वहां से एनर्जी स्ट्राइक किया किस पे, मेटल के प्लेट पे, तो यहां से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है। यहां से क्या होता है, यहां से मेरे पास इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है, यहां से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है। जब इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, बिकॉज यहाँ पे क्या है, यहाँ पॉजिटिव प्लेट है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेगा तो आपको ये सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट होगा। बताओ, यदि यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना शुरू हो गया, तो नेगेटिव प्लेट था, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर गया, इस पॉजिटिव प्लेट पे आया, इट मीन जो मेरा सर्किट था बच्चे, वो सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यदि सर्किट कंप्लीट हो गया तो यहां से क्या होगा, करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा, यहां से क्या होगा, करंट का क्या होगा, फ्लो शुरू हो जाएगा। जो ही करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, ड्यू टू दिस एनर्जी, दैट इज दिस, ड्यू टू दिस फोटोन, जो यहां पे सर्किट था वहां पे करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया, वहां पे क्या हो गया, करंट का फ्लो क्या होगा, स्टार्ट हो गया। तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो, इसको थोड़ा सा हम और जनरलाइज करते हैं, इसको थोड़ा सा हम और भी जनरलाइज करते हैं, समझना। जैसे आप लोग कभी जाते हो मॉल वगैरह में, गए हो, जब आ जाते हो मॉल वगैरह में, अब देखते होगे ना, जो आप इंटर करते होगे ना, तो वहां पे आपको गेट लगा रहता है, वो अपने आप खुल जाता है, वो अपने आप खुल जाता है। जो आप इंटर करते हो ना, फिर अपने आप लग जाता है, ठीक है। तो इसके पीछे का रीजन ना इसी पे बेस्ड है। होता क्या है ना, आप देखोगे वहां ऊपर एक सेंसर लगा रहता है, ठीक है। जब आप जो ही जाओगे ना, तो क्या बोले, हर एक जितना भी ऑब्जेक्ट है इस पूरे यूनिवर्स में, हर एक से कोई ना कोई निकलता है रेडिएशन, हर एक से निकलता है कोई ना कोई रेडिएशन। तो हमारे बॉडी से भी क्या निकल रहा है, रेडिएशन, हमारे बॉडी से भी निकल रहा होगा रेडिएशन। तो जो मेरा बॉडी उसके अंदर
वहां पे गया तो वहां से क्या करता है, वो कैच करता है। मतलब हमसे क्या निकला, रेडिएशन निकला। हमसे निकला रेडिएशन मतलब हमसे निकला रेडिएशन मतलब हम यहाँ पे एज ए सनलाइट एक्ट कर रहे हैं। हम आए तो वहां पे जो ऊपर प्लेट लगा हुआ ना, वो सेंस कर लिया, मतलब यहां से एनर्जी आके स्ट्राइक किया इस पे। जो ही एनर्जी स्ट्राइक किया तो वहां पे क्या हुआ, करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया। जो ही करंट का फ्लो स्टार्ट, सर्किट क्या कंप्लीट हो गया। सर्किट कंप्लीट हुआ तो वहां पे क्या होगा, उस तरह का कंस्ट्रक्शन क्या होगा कि गेट खुल गया होगा। मतलब कि जहां पे ऐसा देखो, वहां पे कंस्ट्रक्शन क्या होगा कि जब करंट का फ्लो हो रहा होगा, जो ही करंट का फ्लो होगा ओपन हो जाएगा। करंट का फ्लो क्या होगा, करंट का फ्लो क्या होगा, बंद होगा, वो क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। इस तरह का होगा कंस्ट्रक्शन। तो ये बेसिक्स देखोगे ना, इसे आपको कहीं भी मतलब जहां भी इस तरह का है ना आपको है ना दिखेगा है ना इक्विपमेंट, वहां पे इसी कंसेप्ट का यूज होता है। दैट इज जो ह्यूमन बॉडी है उसके रेडिएशंस को वहां पे क्या किया, मैच किया गया। मतलब उस वो इतना सेट किया जाता है ताकि इतना रेडिएशन निकले तो क्या करेगा, वो गेट निकल खुल जाएगा। ठीक है, बट आप कभी देखना कोशिश करना, उस गेट सामने किसी है ना कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ले जाओ एक्सेप्ट ह्यूमन, कोई दूसरा चीज लेके जाओ, आप वहां क्या करो, वहां पे चेयर को जाकर रख दो, कभी खुलेगा, वो नहीं खुलेगा। बिकॉज जो वहां पे रेडिएशन सेट किया गया वो किसका है, ह्यूमन बॉडी का रेडिएशन सेट किया गया। ठीक है, तो सिंपली क्या बोलेंगे, फोटोन के प्रेजेंस में, अब देखो इसको हम डिफाइन करते हैं। फोटोन के प्रेजेंस में, फोटोन के प्रेजेंस में जो करंट है उसका करंट फ्लो हो रहा है, तो उसको तो हम जनरलाइज करते हैं, अच्छे से लिखाते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस डायग्राम को बनाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इस डायग्राम को बनाओ, हम लिखाते हैं इसका स्टेटमेंट। ठीक है, लिख लिया, डायग्राम बना लिया, ठीक है ना। द फिनोमेना ऑफ ejection of electron, the phenomena of ejection of electron from metal surface, the phenomena of ejection of electron from metal surface, when a suitable frequency of light, when a suitable frequency strike the metal surface, when a suitable frequency strike the metal surface called photoelectric effect, and the ejected electron called photoelectron, कोई डाउट है तो कोई डाउट है किसी को? वही बोला ना, द फिनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पता है इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना। द फिनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन ए सुटेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक द मेटल सरफेस। मतलब यहां से जब कोई एनर्जी आएगा, जब भी कोई लाइट आएगा तो उसका अपना कुछ ना कुछ एनर्जी होगा। जब वो लाइट स्ट्राइक किया, फ्रीक्वेंसी क्या क्या स्ट्राइक किया, देन वहां से इलेक्ट्रॉन का क्या इजेक्शन हुआ, इजेक्शन हुआ। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड जो इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट हुआ, दैट इलेक्ट्रॉन कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन, कोई डाउट है तक नहीं ना? चलो ठीक है, अब हम इसको ना थोड़ा सा और भी अच्छी तरीके से समझते हैं, देखो मतलब जो हमको है ना मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देना है वो आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो सपोज कोई मेटल है, पता ना कि कोई मेटल है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन, पता है ना। यहाँ पे क्या होता है न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन क्या होती है रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होता है रिवॉल्व करता है, समझो बहुत इजी है। सपोज हम इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम क्या बोले यहाँ पे कोई है ना स्ट्राइक किया, कोई मतलब यहाँ से कोई है ना लाइट है, उसकी एनर्जी क्या है एच न्यू, पता है, हटाओ इसकी एनर्जी हटाओ, मतलब इसकी एनर्जी कुछ है, मतलब एनर्जी यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, ठीक है। मतलब जो एनर्जी यहाँ पे आया, किसको ये एनर्जी आया, यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, बच्चे इतना तो कॉमन सेंस काम कर रहा है आपका कि इलेक्ट्रॉन अपने आप तो बाहर निकलेगा नहीं, क्योंकि जब मेटल है तो वहां पे जो न्यूक्लियस है
वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होगा, खींच रहा होगा। न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, बिकॉज न्यूक्लियस में चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। There is a strong force of attraction between nucleus and electron. तो जो एनर्जी आया वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना चाह रहा है, जो एनर्जी आया वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना चाह रहा है। बट न्यूक्लियस क्या बोल रहा है, नहीं ये बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हम ये इसको पकड़े हुए, क्योंकि मेरा इलेक्ट्रॉन है। अरे बात देखो, हम इसको ना हम इस कैप को बाहर निकलना चाह रहे हैं, इस कैप बाहर निकल चाहे, बाहर निकल गया। क्यों बाहर निकल गया, क्योंकि हम जो फोर्स लगा रहे हैं ना, वो इसके बीच का, मतलब इसके बीच का जो फोर्स था उसको ओवरकम कर गया, किसी चीज को। आप कहना हम इसको ब्रेक करना चाहें, ये ब्रेक कब होगा, जब हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो इसका जो अपना फोर्स है यहाँ पे, पता ना एटम जो जितने भी ऑब्जेक्ट होने क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, इसका से ये ना इस फॉर्म में नहीं होता। तब इसको हम ब्रेक करना चाह रहे हैं, ये ब्रेक कब होगा, जब हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो इसका अपना फोर्स है उसको ओवरकम कर जाए, तभी तो ये ब्रेक होगा ना, तभी तो ये ब्रेक होगा ना। आया समझ के नहीं। इट मीन्स जो लाइट यहाँ पे या जो भी एनर्जी यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, वो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर तभी निकाल पाएगा जब वो इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस वाले फोर्स को क्या कर जाए, ओवरकम कर जाए। पता जल्दी से डाउट है किसी को। हम क्या बोले, जब लाइट इंसिडेंट हुआ इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन तभी इजेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन उस मेटल सरफेस से तभी इजेक्ट होगा जब इंसिडेंट लाइट के पास, जब इंसिडेंट एनर्जी इतना सफिशियंट हो, इंसिडेंट एनर्जी इतना सफिशियंट हो कि जो इस दोनों के बीच का जो अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर जाए, ओवरकम कर जाए। यदि उसको ओवरकम कर गया तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकला उसके पास कुछ ना कुछ क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, उसके पास कुछ ना कुछ क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। इट मींस जब इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट हुआ तो इसके पास जो एनर्जी होगा वो कौन सी एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी। बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा उसके पास कुछ स्पीड होगा, उसके पास क्या होगा, कुछ स्पीड होगा। स्पीड है तो उसके पास कौन सा एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, उसके पास कौन सा एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। तो यहां तक समझ आया कि नहीं। जो फिनोमेना है इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके पीछे का रीजन क्या है कि हम क्या बोले, इंसिडेंट लाइट इंसिडेंट हुआ, मतलब जो एनर्जी इंसिडेंट हुआ, एनर्जी आया, वो क्या करेगा, उस मेटल में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, उसको यदि ओवरकम कर गया इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसके पास एनर्जी कौन सा होगा, काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से आपका एक चीज आपको पता चला होगा कि हर एनर्जी, मतलब जो भी एनर्जी यहां पे इंसिडेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पाएगा, जो भी एनर्जी यहां पे इंसिडेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पाएगा। ओनली ए सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ओनली सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, मतलब वही एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलेगा जो इसका जो अपना फोर्स है उसको ओवरकम कर जाएगा, उसको क्या करेगा, ओवरकम कर जाएगा। अब देखो, अब यहां पे हम एक वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। अब ये एनर्जी आया, हम क्या बोलते हैं, यहां पे जो मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच जो फोर्स है, ठीक है, न्यूक्लियस और उसके बीच जो फोर्स है, उसको एक टर्म दिया जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या गया, थ्रेशोल्ड एनर्जी, या हम इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन, और वर्क फंक्शन मतलब मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए, वो एनर्जी कम से कम इस एनर्जी के बराबर होना चाहिए। तो हम क्या बोले, उसका इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो भी एनर्जी होगा, मतलब उसका हम क्या बोले, है ना, इसको ब्रेक करना है, मतलब मेरा जो एनर्जी है वो इसकी एनर्जी को क्या कर जाए, ओवरकम कर जाए। तो या क्या बोलोगे, ये कब ब्रेक करेगा, जब मेरा एनर्जी इसके एनर्जी को कम से कम उसकी बराबर हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ना। इट मीन्स फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, और इसी को क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। पहले आप लोग ये डायग्राम ड्रॉ करो तो, ये डायग्राम ड्रॉ करो तो। the minimum energy required
the minimum energy required for the ejection of electron, the minimum energy required for the ejection of electron, the minimum energy required for the ejection of electron from metal surface, is called, the minimum energy required for the ejection of electron from metal surface is called threshold energy, or work function. Threshold energy or work function, and frequency associated with that energy, is called threshold frequency, and frequency associated with that energy is called threshold frequency. ओके, तो बच्चे यहां से यदि हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाए तो हम क्या बोलेंगे कि जो एनर्जी इंसिडेंट हुआ है इक्वल टू क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन, एनर्जी इंसिडेंट इज इक्वल टू क्या बोलोगे, वर्क फंक्शन, क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोलोगे ना। मतलब जो एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है, मतलब जो एनर्जी वहां पे मेटल पे स्ट्राइक कर रहा है, वो एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो जो एनर्जी स्ट्राइक किया वो कौन है, एच न्यू, हमें फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, बोलेगा कि है ना दिस फ्रीक्वेंसी, है ना light having this much frequency strike a metal surface, light having this much frequency strike a metal surface, तो आपको फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ दिया रहेगा, पता नहीं, यदि फ्रीक्वेंसी दिया होगा न्यू को क्या सी बाय लेमडा होता है, लेमडा में काम करो या फ्रीक्वेंसी में काम करो, क्या फर्क पड़ने वाला। एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एमवी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एमवी स्क्वायर, क्या काइनेटिक एनर्जी, हाफ एमवी स्क्वायर। तो हाफ एमवी स्क्वायर क्या है, हाफ एमवी स्क्वायर क्या है, काइनेटिक एनर्जी, एम यहाँ पे क्या होता है, स्पीड, सॉरी एम यहाँ पे क्या है, मास, किसका, इलेक्ट्रॉन का मास है, वी वेलोसिटी है। अब बच्चे बोलोगे ना वर्क फंक्शन हर मेटल का फिक्स होता है, वर्क फंक्शन हर एक क्या होगा, मेटल का फिक्स होगा। हम क्या बोले, यहाँ पे हम सोडियम का लिए, सीजियम का लिए, किसी का भी लिए, क्या फर्क पड़ता है, हर एक का क्या होगा, अलग अलग होगा। मतलब क्या बोलते हो, किसी फिक्स मेटल के लिए बोलोगे ना वर्क फंक्शन क्या होगा, फिक्स होगा। और हमें क्वेश्चन में वर्क फंक्शन का वैल्यू दिया होता है, जिस मेटल को हम यूज कर रहे हैं उस मेटल के रिस्पेक्ट में या उस मेटल के रिगार्डिंग हमें वर्क फंक्शन हमेशा गिवन होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एच न्यू इज इक्वल टू, इसको एच न्यू नोट, वर्क फंक्शन इज कॉल्ड एच, अगेन प्लेइंग कांस्टेंट, एन न्यू नोट प्लस हाफ एमवी स्क्वायर, ठीक है, हाफ एमवी स्क्वायर। तब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे भी करना है, तब तो हमेशा इसी में वर्क करते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन होगा हम उसके अकॉर्डिंग काम कर लिया करेंगे। एच न्यू मतलब जो लाइट इंसिडेंट हुआ उसका एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू नोट प्लस हाफ एमवी स्क्वायर। यहाँ पे एच न्यू नोट क्या है, वर्क फंक्शन। अब हम ये भी लिख सकते हैं, इट इज फिक्स्ड फॉर एनी मेटल, इट मीन्स जब तक मेरे पास मेटल फिक्स है तो वर्क फंक्शन क्या होगा, फिक्स होगा। यदि मेटल चेंज कर गया तो उसका वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। हम आएंगे अभी किस मेटल को हम यूज करें ताकि मेरा जो ये इफेक्ट है बहुत अच्छा होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जहां से इलेक्ट्रॉन का रिलेशन क्या होगा, इजी होगा, ठीक है। एंड न्यू नोट क्या है यहाँ पे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और एम यहाँ पे क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना होता है ना 9.1 इंटू कितना 10⁻³ kg, ठीक है। और भी यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसको लिखो, वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, कोई डाउट यहां तक है? यहां तक डाउट है किसी को? सिंपल सा अभी तक हम इसका रिप्रेजेंटेशन देखे कि कैसे क्या होता है। ठीक है, यहां तक डाउट है नहीं ना? ठीक है, अब हम कुछ टर्म्स यहां पे देखेंगे, कुछ है ना ऑब्जर्वेशन देखेंगे कैसे क्या होता है। ठीक है, ठीक है, यहां तक ठीक है। अब लिखो सम ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन लिखना, इसको नोट कर लियो ना, ये नोट कर लियो ना। लिखना फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, लिखना द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड, द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड, फर्स्ट लिखना द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम मेटल सरफेस, द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम मेटल सरफेस, फ्रॉम मेटल सरफेस, द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम मेटल सरफेस as soon as beam of light strike the metal surface, as soon as beam of light, as soon as beam of light strike the metal surface, as soon as beam of light strike the metal surface। कहने का क्या मतलब है कि मेटल सरफेस पे जो ही सनलाइट स्ट्राइक करेगा, मेटल सरफेस पे जो ही सनलाइट, जो भी लाइट है स्ट्राइक करेगा, जो ही स्ट्राइक करता है उसी इंस्टेंट पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। ऐसा नहीं है कि है ना लाइट स्ट्राइक किया वो वेट करेगा तब जाके बाहर निकलेगा, ऐसा नहीं होता है। मतलब इसके बीच जो है ना टाइम्स का लैप्स है ना, जो टाइम्स का गैप वो नहीं होता है। मतलब जो ही फोटो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, है ना मेटल सरफेस का स्ट्राइक करता है, वहां से इलेक्ट्रॉन क्या इजेक्ट हो जाता है, वहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, वहां से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इजेक्ट हो जाता है। मतलब एज इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक, सॉरी एज फोटो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वहां से इजेक्ट हो जाएगा। ओके, फर्स्ट पॉइंट। ओके, सेकेंड पॉइंट लिखना, for each metal certain minimum frequency of light required, for each metal certain frequency of light required, for each metal certain frequency of light required, certain frequency of light required for the ejection of electron, certain frequency of light are required for the ejection of electron, and that frequency is called threshold frequency, and that frequency is called threshold frequency। मतलब हर मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। ठीक है, तो हर एक मेटल का अपना कुछ ना कुछ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, ताकि उस इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आगे लिखो थर्ड पॉइंट लिखो, फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, थर्ड पॉइंट लिखना, फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, incident energy, for the ejection of electron, incident energy must be, for the ejection of electron incident energy must be greater or equal to threshold energy, must be greater or equal to threshold energy। इट मीन्स जो एनर्जी वहां पे स्ट्राइक कर रहा है, वो एनर्जी कम से कम थ्रेशोल्ड के बराबर होना चाहिए, या उससे ज्यादा होना चाहिए। यदि थ्रेशोल्ड से ज्यादा या बराबर नहीं है तो वहां से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन बाहर नहीं निकल सकता है, क्योंकि हम जिस एनर्जी को वहां पे लगा रहे हैं वो एनर्जी कम पड़ जाएगा ठीक से जो उस मेटल में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो भी एनर्जी है। ठीक है, तो क्या लिखे, फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इंसिडेंट एनर्जी है मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, कोई डाउट आता? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, स्टार लगा लेना। ठीक है, नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट लिखेंगे कि देखो अभी हम जो बनाए थे डायग्राम ना, देखो डायग्राम बनाए थे हम ना, डायग्राम क्या था मेरा, यही था ना, यहाँ पे था। ठीक है,
ये था ना नेगेटिव था, मतलब नेगेटिव है, और यहाँ पे क्या पॉजिटिव है, यहाँ से स्ट्राइक कर रहा है, यहाँ पे क्या हुआ, जो एनर्जी है वो स्ट्राइक कर रहा है, कोई फोटोन स्ट्राइक कर रहा है। अब देखो एक चीज होता है कि हम क्या, इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। अब बताओ जो एनर्जी यहाँ स्ट्राइक कर रहा है, जो एनर्जी यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, मतलब जो इंसिडेंट लाइट है, जो यहाँ पे इंसिडेंट लाइट है, जो भी यहाँ पे रेडिएशन है, जो रेडिएशन यहाँ पे स्ट्राइक किया, यदि हम उसके फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दे, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। इट मींस जो इंसिडेंट रेडिएशन है, यदि हम इंसिडेंट रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करें, सुनना क्या बोल रहे हैं, जो इंसिडेंट रेडिएशन है, यदि हम इंसिडेंट रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करें, इंसिडेंट रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करें, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा, यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा, उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज कर जाएगा, वो भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, करेगा ना, लिखो, लिखना, लिखना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज directly proportional to kinetic energy of ejected electron. Kinetic energy of ejected electron is directly proportional to kinetic energy of ejected electron is directly proportional to frequency of incident radiation. Kinetic energy of ejected electron is directly proportional to frequency of incident radiation. Directly proportional to frequency of incident radiation. Frequency of incident radiation. मतलब जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला लाइट यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, या जितना फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, उतना ज्यादा क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उसका काइनेटिक। तो सिंपल सा है ना यार, हम फॉर्मूला क्या लिखे थे, एच न्यू इक्वल टू क्या, एच न्यू नोट प्लस क्या, हाफ एम ए स्क्वायर, प्लस क्या, हाफ एम ए स्क्वायर। कॉमन सेंस की बात है, हम बोले ये किसी मेटल के लिए फिक्स होगा, जब ये किसी मेटल के लिए फिक्स होगा बच्चे, तो एच न्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी पे, ये बोलोगे ना, एच न्यू कहां डिपेंड कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी पे, तो एच भी कांस्टेंट है और जो मास है वो भी क्या कांस्टेंट है, तो जो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा तो वी स्क्वायर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, दैट इज वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यदि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा तो जो हमसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा होगा उसका जो स्पीड है, यदि उसका जो वेलोसिटी है वो भी क्या होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है, याद रखना। यहाँ पे एक और हम पॉइंट दिखाएंगे, दोनों होता है कंफ्यूजन। तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंक्रीज करेगा, तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ओके, चलो अब एक पॉइंट है, समझना, लिखना पहले नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ हो गया था ना, फिफ्थ पॉइंट लिखना एज द इंटेंसिटी ऑफ, इंटेंसिटी की बात करें, इंटेंसिटी as the intensity of incident radiation increases, as the intensity of incident radiation, as the intensity of incident radiation increases, as the intensity of incident radiation increases, kinetic energy remains constant. Kinetic energy remains constant, but kinetic energy remains constant, but number of electron, but number of electron, kinetic energy remains constant. Kinetic energy remains constant, but number of photon, but number of electron ejected from metal surface increases. But number of electron ejected from metal surface increases. Number of electron ejected from metal surface increases. देखो कहने की क्या बात है कि जब लाइट, जो भी रेडिएशन स्ट्राइक किया, जब रेडिएशन स्ट्राइक किया, यदि उस रेडिएशन का इंटेंसिटी इंक्रीज किया, तो इंटेंसिटी इंक्रीज करने पे, या जो इंटेंसिटी है वो काइनेटिक एनर्जी को डिस्टर्ब नहीं करता है। जो इंटेंसिटी है
वो काइनेटिक एनर्जी को डिस्टर्ब नहीं करता है, बट वो यहां से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा होगा उसका नंबर इंक्रीज कर दिया। अब कॉमन सेंस यूज करो, यदि यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलना इजी है ना, और है ना तेजी में निकल रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा बाहर निकल रहा है, तो वो लोग जो करंट का वैल्यू होगा, क्या होगा, इंक्रीज करेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम मेटल सरफेस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। एंड ऑल्सो आगे करो, एंड ऑल्सो द वैल्यू ऑफ फोटो करंट एंड द वैल्यू ऑफ फोटो करंट, मतलब बिकॉज ऑफ फोटोन जो करंट डेवलप हो रहा है, एंड द वैल्यू ऑफ फोटो करंट ऑल्सो इंक्रीजेस, एंड द वैल्यू ऑफ फोटो करंट ऑल्सो इंक्रीजेस, बिकॉज देखो सिंपल सा, बिकॉज मत लिखना, एंड द वैल्यू ऑफ फोटो करंट ऑल्सो इंक्रीजेस। तो सिंपल सा बात है, जब लाइट स्ट्राइक किया या जो रेडिएशन स्ट्राइक किया, उसके इंटेंसिटी को इंक्रीज करते बच्चे, जब इंटेंसिटी को इंक्रीज करते ना, तो जो नंबर ऑफ फोटोन है जो यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा था वो इंक्रीज कर जाएगा। नंबर ऑफ फोटोन हैविंग दैट एनर्जी वो इंक्रीज करता है। उस फोटो को हम क्या बोल रहे हैं, एनर्जी नहीं इंक्रीज किया, एनर्जी नहीं इंक्रीज कर रहा है, बट जो नंबर ऑफ फोटोन है जो सरफेस पे स्ट्राइक कर रहा था उसका नंबर इंक्रीज कर जाएगा। मतलब इंडिविजुअल फोटोन का एनर्जी चेंज नहीं किया है, नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज कर गया। ये नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज किया, हम पता है जितना फोटोन यहां स्ट्राइक करेगा, हर फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को बाहर पॉइंट लिखाएंगे अभी, हर फोटोन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। जो फोटोन स्ट्राइक किया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। यदि नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज कर गया, यदि नंबर ऑफ फोटोन क्या करेगा, इंक्रीज कर गया, तो जो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा था उसका नंबर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यदि इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज करेगा, तो जो करंट है उसका वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बट काइनेटिक एनर्जी स्टिल रिमेन्स कांस्टेंट। कोई डाउट यहां तक है, जल्दी से बोलो। तो आप नोट करके लिखो, नोट करके, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी मत करना, लिखना इंटेंसिटी का लिखोगे, ऐसे कर लेना क्या, एज इंटेंसिटी इंक्रीजेस number of photon having same energy increases. 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 But kinetic energy, number of photon having same energy increases, but energy of individual photon remains same. देखो क्या बोला कि जब हम इंटेंसिटी को अच्छी इंक्रीज किए, ना, तो जो नंबर ऑफ फोटोन है हैविंग दैट एनर्जी, मतलब एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज किया है, नंबर ऑफ फोटोन विथ सेम एनर्जी, जो उसका एनर्जी था वही एनर्जी है। यदि नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज किया, एनर्जी सेम है। यदि एनर्जी सेम है बच्चे, तो एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी पे। यदि एनर्जी सेम है तो काइनेटिक एनर्जी में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, इट मींस काइनेटिक एनर्जी स्टिल रिमेंस कांस्टेंट। बट यदि नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज किया, तो इस सरफेस जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा होगा ना, उसका नंबर इंक्रीज कर जाएगा, उसका नंबर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यदि इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज करेगा, तो करंट क्या होगा, वो इंक्रीज कर जाएगा, वो क्या होगा, करंट भी इंक्रीज करेगा। तो ये 2 पॉइंट आप याद रखना, क्वेश्चन यहां से बनता है, क्योंकि 1 मार्क्स में आएगा क्वेश्चन कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, एंड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मतलब जो से करंट डेवलप हो रहा है ना, उसका वैल्यू इंक्रीज करेगा जब इंटेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो रीजन क्या देंगे हम कि जो इंटेंसिटी है, जब इंटेंसिटी इंक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ फोटोन ऑफ दैट एनर्जी वो इंक्रीज करेगा, बट एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल फोटोन स्टिल रिमेन्स कांस्टेंट। बट यदि हम क्या बोले, जो रेडिएशन आया, यदि हम उसके फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दिए तो इंसिडेंट एनर्जी इंक्रीज कर जाता है, और जो इंसिडेंट एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी पे डायरेक्टली होगा। क्यों, क्योंकि वर्क फंक्शन ऑफ एनी मैटर स्टिल रिमेन्स कांस्टेंट। यहां तक बात समझ आया कि नहीं, ओके। तो एक पॉइंट हमको पहले लिखना चाहिए था, नहीं लिखा पाए थे, कि लास्ट पॉइंट लिख लो, हम इसका ग्राफ बनाएंगे, 2 पॉइंट लिखा है, 2 पॉइंट, एक पॉइंट लिख लास्ट। ड्यूरिंग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट
ड्यूरिंग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट each photon emit one electron. During photoelectric effect each photon emit one electron. इसका मतलब क्या हुआ, एक फोटोन हमेशा एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। तो आप इंटेंसिटी वाले टर्म को इससे कोरिलेट करके देख सकते हो। हम क्या बोले, एक फोटोन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, मतलब 1 एच न्यू, पता ना इक्वल टू क्या था, एच न्यू था, हम वहां पे एन लगाए थे, एन क्या था, नंबर ऑफ फोटोन था। इट मीन जब एक फोटोन स्ट्राइक करेगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, एक फोटोन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। 10 फोटोन आया क्या करेगा, 10 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। यदि हम इंटेंसिटी इंक्रीज किए तो क्या बोले, नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज कर गया, मन की पहले 10 था 15 हो गया। यदि 15 फोटोन स्ट्राइक किया तो वहां से 15 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, वहां से क्या होगा, 15 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। यदि वहां से 15 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो हम क्या बोलेंगे, यदि वहां से 15 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो क्या बोलेंगे, जो करंट का वैल्यू है वो क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। जो करंट का वैल्यू है वो चीज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। कोई डाउट है? तो ये कुछ बेसिक्स ऑब्जर्वेशन थे जो कि आपको माइंड रखना है जब आप फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चंस करते हो। तो लास्ट 3 पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखो पहले हम क्या बोले कि जो ही लाइट स्ट्राइक करेगा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। सेकंड क्या बोले कि हर मेटल का अपना कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होता है ताकि वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्या बोले, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है दे आर मस्ट बी मोर और इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोले, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट इंटेंसिटी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू करंट वैल्यू। एंड लास्ट वन, each photon emit one electron from the metal surface। कोई डाउट यहाँ तक है? कोई डाउट यहाँ तक नहीं है? ओके। तो यदि हम 2 ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करें, ठीक है। फर्स्ट ग्राफ है मेरा काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सेकेंड ग्राफ है मेरा काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी। किसका है? काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी। बताओ इंटेंसिटी चेंज करने पे काइनेटिक एनर्जी चेंज करेगा? इंटेंसिटी चेंज करने पे काइनेटिक एनर्जी चेंज करेगा? जस्ट पता है कि इंटेंसिटी का काइनेटिक एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं है। इट मींस काइनेटिक एनर्जी स्टिल रिमेंस कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी से कोई मतलब नहीं है। इंटेंसिटी का मतलब किससे? करंट वैल्यू से। किससे? करंट वैल्यू से। बताओ। बट काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में डिपेंडेंसी है। काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में डिपेंडेंसी है कि यदि काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? इंक्रीज करता है। और जो रिलेशन होगा वो लीनियर होता है। ठीक है। देखो एक मिनट, बट हम कोई क्या बोले, हमेशा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। इलेक्ट्रॉन कब बाहर निकलेगा? जब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा। इट मींस इस फ्रीक्वेंसी एक्सिस पे ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यू नोट। मतलब न्यू नोट वो फ्रीक्वेंसी है जहां से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन स्टार्ट होगा। इट मींस इस फ्रीक्वेंसी से पीछे, इस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। यदि इस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल रहा है तो इतना तो तुम कॉमन सेंस यूज कर सकते हो ना कि इस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? 0 होगा। इस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी 0। बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन है वो स्टार्ट कब होता है? आफ्टर दिस फ्रीक्वेंसी। जो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन है वो कब स्टार्ट होता है? आफ्टर दिस फ्रीक्वेंसी। इट मींस इस फ्रीक्वेंसी के बाद जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगा? इंक्रीज करेगा। कब? जब फ्रीक्वेंसी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो किसी को डाउट है? इस फ्रीक्वेंसी से पीछे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? 0। बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन है वो कब होता है? स्टार्ट आफ्टर सर्टेन फ्रीक्वेंसी एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एंड जब वो फ्रीक्वेंसी मेरे को अचीव हो गया उसके बाद जो ही आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। ये तो ग्राफ आपको एनसीईआरटी में है तो आपको इसको जस्ट जरूर करना है। ठीक है। कोई डाउट आता है किसी को? नहीं ना? नोट कर लिए। ठीक है। अब हम कुछ पॉइंट दिखाते, 3-4 पॉइंट दिखाते हैं जो कि आपको लर्न रखना है। कभी कभी सिंपल सा क्वेश्चन होता है। पहला क्वेश्चन नोट करके लिखना। नोट करके क्वेश्चन क्या है नोट करके लिखो। नोट करके फर्स्ट पॉइंट लिखो। नॉन मेटल मतलब मेटल ना। नॉन मेटल डू नॉट शो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। नॉन मेटल डू नॉट शो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। पता ही है क्योंकि हम क्या बोले, यहाँ पे मेटल सरफेस की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का लॉस कहां से होता है? मेटल सरफेस से होता है। क्योंकि नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन का लॉस करता नहीं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन का गेन करता है। और हमें जो फिनोमेना पढ़ना है वो पढ़ना है इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन।
इलेक्ट्रॉन का रिएक्शन कौन करता है? मेटल करता है ना। मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। तो नॉन मेटल कभी भी आपको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करता है। ये चीज याद रखना, कभी पूछ देता है, ठीक है। क्यों नहीं करता है? बिकॉज इन केस ऑफ नॉन मेटल देयर इज नो टेंडेंसी फॉर द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट इन केस ऑफ मेटल इट हैज टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन। ओके, कोई डाउट यहां तक? क्या लिखेंगे? नॉन मेटल डू नॉट शो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बिकॉज इट डज नॉट क्या लिखे? नॉन मेटल डू नॉट शो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। नॉन मेटल डू नॉट शो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट because it has no tendency for the loss of electron, because it has no tendency for the loss of electron। ठीक है, नेक्स्ट लिखना हम लिखा चुके हैं, वन फोटोन इमिट्स वन इलेक्ट्रॉन, पहले लिखा चुके हैं, लिख लो फिर से यहाँ पे, वन फोटोन ऑलवेज इमिट्स वन इलेक्ट्रॉन। इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस बच्चे हम न्यूमेरिकल करेंगे, इस पॉइंट का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस हम न्यूमेरिकल करेंगे। वन फोटोन इमिट वन इलेक्ट्रॉन, वन फोटोन इमिट वन इलेक्ट्रॉन। ओके, अब है लास्ट पार्ट कि हम क्या बोले कि हर मेटल का अपना अपना कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, हर मेटल का अपना कुछ ना कुछ क्या होगा? वर्क फंक्शन होगा, ठीक है। अब बताओ किस मेटल से फोटो इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना सबसे इजी होगा? किस मेटल से फोटो इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना सबसे इजी होगा? तो मेरे माइंड में ये चीज तो आ ही सकता है बच्चे, जिस मेटल्स का जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा, आई थिंक आप लोग पता होगा आयनाइजेशन एनर्जी किसको बोलते हैं, पता है ना, क्योंकि आप लोग 10th क्लास में पढ़ के आता हूँ, पता है ना। तो हम क्या बोले, मेटल है, यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का फोर्स लग रहा है, तो जितना इजी यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उतना ज्यादा क्या होगा? उतना अच्छा वो मेटल होगा। किसके लिए? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए उतना अच्छा मेटल होगा। कॉमन सेंस की बात है, जिस मेटल का इलेक्ट्रॉन लॉस टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगा वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल होगा। बोल सकते हो, जिस मेटल का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगा, सबसे क्या होगा? कम होगा, वो मेटल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल होगा, बिकॉज लेस आयनाइजेशन एनर्जी मोर विल बी टेंडेंसी फॉर द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स द मेटल हैविंग लेस आयनाइजेशन एनर्जी इज मोर, बोलोगे ना, इज मोर, क्या बोलोगे? सुटेबल फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। लिख लो लास्ट पॉइंट करके, मेटल having less ionization energy, metal having less ionization energy is more, metal having less ionization energy is more capable, is more suitable करना, metal having less ionization energy is more suitable for photoelectric effect, is more suitable for photoelectric effect, is more suitable for photoelectric effect because they have more tendency for the ejection of electron, they have more tendency for the ejection of electron, they have more tendency for the ejection of electron। और वही पे नोट करके लिखना, cesium having maximum tendency for photoelectric effect। cesium having, क्वेश्चन है इंपोर्टेंट, नोट करके लिख लेना, क्योंकि डायरेक्टली कभी 1 मार्क्स में आपको क्वेश्चन बन जाएंगे। लास्ट इस पॉइंट लिख लो ना, अष्टा मार्क का लिखना। cesium जो फर्स्ट ग्रुप में है, cesium फर्स्ट ग्रुप में अल्कली मेटल में सबसे नीचे आता है, फ्रांसियम सुपर है, फ्रांसियम एक है ना रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, उसको भी यूज नहीं करते। cesium having maximum tendency for photoelectric effect, cesium having maximum tendency for photoelectric effect because of its lowest ionization energy, because of its lowest ionization energy, ठीक है। ये सारे मेरे पास थ्योरेटिकल पॉइंट थे रिगार्डिंग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स आई थिंक हम लोग 5-7 के राउंड करेंगे, फिर बाकी जो है वो आपके असाइनमेंट के फॉर्मेट में हम प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि असाइनमेंट हम आपको टॉपिक बाय टॉपिक ही दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां तक आप लोग अच्छे से करो, ठीक है, थ्योरी पार्ट को अच्छे से समझो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। ओके, थैंक यू, बाय बाय।